सास के साथ सोने वाली बहू। रजनी और अमर की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। अमर अपनी पत्नी रजनी से बहुत प्यार करता था। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर अमर और रजनी का झगड़ा होने लगा। अरे, तुमने फिर से गीला टॉवेल बेड पर डाल दिया। कितनी बार तुमसे कहा है कि सारा बेड गीला हो जाता है। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? गलती हो गई मुझसे, अगली बार ध्यान रखूंगा बस। हर बार पर बस यही कह के चल देते हो। सारा दिन सफाई तो मुझे करनी पड़ती है ना। देखो रजनी, इस तरह नाराज मत हो। मैंने कहा ना, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। और फिर रात के वक्त रजनी अपना बिस्तर उठाकर बेडरूम से बाहर जाने लगती है। अरे क्या हुआ रजनी? सुबह वाली बात पर अभी तक नाराज हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम अपना बिस्तर लेकर कहाँ जा रही हो? मैं मम्मी जी के कमरे में सोने जा रही हूँ। मम्मी जी अकेली है ना। अरे कैसी बात करती हो रजनी? शादी के बाद लड़कियां अपने पति के पास अपने बेडरूम में सोती हैं। सास के पास कौन सोता है? मैंने कहा ना, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं मम्मी जी के पास सोने जा रही हूँ। अरे रजनी, मेरी बात तो सुनो यार। मेरा भी तो मन करता है ना तुमसे प्यार करने का, तुम्हारे साथ रहने का। ऑफिस से थका हारा आया हूँ और तुम मम्मी जी के पास सोने जा रही हो। देखो, मुझे आज अपनी सास के पास सोने का मन है और मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रजनी अपनी सास के साथ सोने के लिए उनके कमरे में चली जाती है। रजनी बेटा, तुम यहाँ? मम्मी जी, क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल सो सकती हो। लेकिन सब ठीक तो है ना? अमर के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं रोज रोज इनके साथ उस कमरे में सोकर बोर हो चुकी हूँ। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसलिए आपके पास सो जाती हूँ। आपको कोई एतराज हो तो बता दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, सो जाओ। और फिर अगले दिन। अमर बेटा, तुम्हारा रजनी के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो मम्मी, ऐसे तो कोई बात नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो कल रात मेरे कमरे में सोने आ गई थी तो मुझे लगा सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं मम्मी जी, वो ऐसी बस उसका मन किया होगा। कह रही थी कि मम्मी अकेली है इसलिए आपकी चिंता हो रही थी। पर अगली रात को फिर से रजनी अपना बिस्तर उठाकर सास के कमरे में पहुंच जाती है। रजनी बेटा, आज फिर से मेरे पास सोने आ गई। मम्मी जी, आपको मेरा अपने पास आना अच्छा नहीं लगता? अगर ऐसी बात है तो मैं बाहर ड्राइंग रूम में चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पर अमर अपने कमरे में अकेला होगा ना? अरे तो वो कौन से 6 महीने के छोटे दूध पीते बच्चे हैं, उनको डर थोड़ी ना लगता है। इतने बड़े हो गए हैं, 1-2 दिन अकेले सो लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और इस तरह फिर तो ये रोज की बात हो गई। रजनी रोज अपना बिस्तर उठाती, अपनी सास के पास आकर सो जाती। सास उससे कुछ इसलिए नहीं कहती है क्योंकि उसे लगता है कि बहू बुरा मान जाएगी। एक दिन सुबह सुबह, माँ मेरे लिए चाय बना दो, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। अरे बेटा, तो रजनी से क्यों नहीं कह देते? मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे आखिर क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? देखो ना माँ, आजकल रजनी का बिहेवियर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोज रात को आपके पास आकर सो जाती है। अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अमर गुस्से में ही घर से ऑफिस चला जाता है। ये देखकर सास बहुत दुखी हो जाती है। और फिर अगले दिन, मम्मी जी, मैं आ गई आपके पास सोने। हाँ बहू, सो जाओ। पर वो क्या है ना, आज मेरा पुरानी फिल्में देखने का बड़ा मन कर रहा था। कोई बात नहीं, सो जाओ, मैं पिक्चर देखती रहूंगी। ठीक है मम्मी जी। रजनी की सास तेज आवाज में अपने कमरे में टीवी चलाकर रखती है। इसकी वजह से रजनी को नींद नहीं आती, लेकिन वो पूरी रात करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश करती रहती है। सास को लगता है कि अब रजनी उसके कमरे में सोने नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर रजनी उसके कमरे में सोने के लिए पहुंच जाती है। मम्मी जी, मैं आ गई। अरे बेटा, मुझे लगा कि कल तुम ठीक से सो नहीं पाई थी। जाओ अपने कमरे में आराम से सो जाओ ना बेटा। अरे नहीं मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर रजनी फिर से अपनी सास के कमरे में सो जाती है। आधे घंटे बाद, बेटा जरा मेरे पैरों पर तेल तो लगा दे। ठीक है मम्मी जी।
रजनी अपनी सास के पैरों पर तेल लगाकर जैसे ही सोने लगती है, आधे घंटे बाद फिर से। बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरा सर तो दबा दे। ठीक है मम्मी जी, दबा देती हूँ। बहुत जोर से नींद आ रही है। अपनी सास का सर दबाकर रजनी फिर से सोने की कोशिश करती है, पर आधे घंटे बाद फिर से। अरे बहू, बड़ी जोर से प्यास लगी है बेटा, जरा किचन से पानी तो लेकर आ। अरे मम्मी जी, जैसे ही नींद आने लगती है कुछ कुछ मांग लेती है। रजनी चुपचाप जाकर किचन से पानी लेकर आती है। इस तरह रजनी की सास पूरी रात हर आधे आधे घंटे पर उसे किसी न किसी बहाने से जगाती रहती है। रजनी परेशान हो जाती है। सास को लगता है कि इस बार वो उसके कमरे में सोने के लिए बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर से रजनी वहाँ पहुँच जाती है। मम्मी जी, आज मैंने आपकी दवाई, पानी सब कुछ लाकर रख दिया है। अब आप प्लीज़ चुपचाप सो जाइएगा और मुझे भी सोने दीजिएगा। देखिए, 2 रातों से ना मैं सो ही नहीं पाई हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, सो जा। थोड़ी देर के बाद रजनी की सास बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेना शुरू करती है। खर्राटे इतने तेज़ होते हैं कि रजनी के कानों में दर्द होने लगता है। हे भगवान, मम्मी जी को क्या हो गया है? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? परेशान होकर रजनी वापस अपने कमरे में जाती है। रजनी, आज तो बहुत दिनों के बाद अपने बेडरूम में सोने आई हो। आ जाओ आ जाओ, वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। क्या करती, तुम्हारी मम्मी के खर्राटों ने तो मेरी नींद उड़ा कर रखी है। अब मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा। अगली सुबह। अरे रजनी बेटा, रात को कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी, मैं तो डर ही गई थी। मेरी बहू न जाने कहाँ चली गई। कहाँ जाती मम्मी जी, अपने कमरे में गई थी। और आजकल ना आप मुझे जानबूझकर बहुत परेशान करती हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह रही हैं? 3 रात हो गई है, मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। रजनी, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मम्मी ने क्या कर दिया? आप अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछते? मैं बहू हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि दिन भर काम करो और रात में भी चैन से ना सो? रजनी बेटा, बड़ी नादान हो। इसीलिए तो जानबूझकर मैं ये सब कर रही थी, ताकि तुम अपने पति के पास जाकर अपने बेडरूम में सो जाओ। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुमने मेरे कमरे में आकर सोना शुरू कर दिया। यह तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है बेटा। मम्मी, तो क्या आपने जानबूझकर ये सब किया था रजनी को समझाने के लिए? अरे तो और क्या करती? दुनिया की पहली बहू है ये, जो पति को छोड़कर सास के साथ सोने चली थी। इसीलिए मुझे इसके लिए थोड़ा बुरा बनना पड़ा। सास का घूंघट पार्ट 4। अब तक हमने देखा कि देविका के ससुराल के आदमी औरतों को घर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। देविका उन्हें पुलिस में जाने की धमकी देती है, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। तभी गांव का एक आदमी सरपंच को बुलाकर ले आता है। सरपंच उनके घर के बाहर का नज़ारा देखकर कहते हैं, जोगिंदर जी, ये आपके घर की औरतों ने कैसा हंगामा मचा रखा है। आपका घर तो संस्कारों की मिसाल था, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपके घर की किसी औरत ने घूंघट नहीं कर रखा। सरपंच जी, हमारे घर की औरतों को इस देविका ने बहकाया है। हमने पहले ही इन सबको चेतावनी दी थी कि अगर ये घर से बाहर गई तो हम इन्हें घर में नहीं आने देंगे। अब ये देविका हमें धमकी दे रही है कि पुलिस को बुलाएगी। क्या पुलिस? इस गांव का बरसों पुराना इतिहास रहा है। इस गांव में कभी पुलिस नहीं आई। गांव के सभी फैसले हमने मिलजुल कर किए हैं। जोगिंदर, तुम्हारे घर का फैसला पंचायत करेगी। सरपंच जी, आपने ठीक कहा। पंचायत दोनों तरफ की बातें सुने और जो भी फैसला पंचायत करेगी वो हमें मंजूर होगा। तो ठीक है, आज दोपहर को सभी गांव की चौपाल पर इकट्ठा होंगे और वहीं तुम्हारे घर का फैसला होगा। सरपंच वहां से चला जाता है। घर के आदमी घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और घर की औरतें वहीं घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी विमला कहती है, देविका बहू, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। बहू, तेरा बच्चा छोटा है अभी, तुझे भूखा नहीं रहना चाहिए। वेदा, सुजाता,
जाओ पास में जो पंडित जी का बाग है ना, वहाँ से कुछ फल तोड़ लाओ। वीना और सुजाता पास के बगीचे से खूब सारे फल तोड़ कर ले आती हैं। सभी औरतें फल खाती हैं। तभी देविका कहती है, आप सब घर से बाहर निकली, घूंघट उतार दिया तो इन मर्दों की इज्जत चलेगी, लेकिन हम सब घर के बाहर भूखे प्यासे बैठे हैं। इस बात पर इन अहंकारी मर्दों को शर्म क्यों नहीं आ रही? हाँ देविका, तुम ठीक कह रही हो। अगर हम मर भी जाए ना, तब भी इन मर्दों के लिए इनके बनाए गए नियम कानून ही अहम रहेंगे, हम नहीं। सुजाता भाभी, मुझे तो सबसे ज्यादा सचिन पर गुस्सा आ रहा है। उसने मुझसे लव मैरिज की थी, क्या क्या वादे किए थे कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और आज उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अपने बच्चे को एक बार भी नहीं देखा उसने। देविका, वो शुरू से ही ना डरपोक रहा है, लेकिन इन सारी बातों को छोड़ो। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि पंचायत में न जाने क्या फैसला होगा। पता नहीं वो इंसाफ करेंगे भी या नहीं। वीना दीदी, आपको अभी भी पंचायत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है? अगर इस गांव की पंचायत में सच में इंसाफ करने की भावना होती तो सरपंच जी अभी हमें घर के अंदर जाने देते। देखा नहीं कितना जहर उगल कर गए हैं हमारे खिलाफ। तो बहू, अब हम क्या करेंगे? पंचायत तो हमारे खिलाफ ही फैसला सुनाएगी। पहले तो हम अपनी सारी बातें रखेंगे। अगर ये लोग नहीं माने तो आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगी। लेकिन एक बात आप याद रखना, किसी भी सूरत में हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम सही हैं। देविका सभी औरतों को समझा रही थी, तभी वहाँ एक गांव वाला आता है। आप सभी को पंचायत में बुलाया है। उस गांव वाले की बात सुनकर सभी औरतें पंचायत में पहुंचती हैं। वो देखती हैं कि उस पंचायत में सारा गांव इकट्ठा हो गया है। बहुत सारी औरतें लंबे लंबे घूंघट करके वहां आई हुई हैं। तभी पंचायत की कार्यवाही शुरू की गई और घर के आदमियों से पूछा गया कि वो घर की औरतों को घर में क्यों नहीं रखना चाहते। हमारे घर की औरतें ना तो घूंघट उतारती है और ना ही किसी डॉक्टर से इलाज करवाती है, और हमारे मना करने के बाद भी इन सब ने घर से बाहर कदम रखा, हमसे ऊंची आवाज़ में बात की। हमने इन सबको चेतावनी भी दी, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब ये सभी औरतें हमारे घर में नहीं रह सकती। अब औरतें अपना पक्ष रखें। ये कानून की किस किताब में लिखा है कि औरतों को घूंघट करना चाहिए? और अगर मेरे ससुराल की औरतें मुझे डॉक्टर के पास ना लेकर जाती तो ना मेरा बच्चा जिंदा बचता और ना ही मैं। लेकिन दाई अम्बा से हम इलाज करवा रहे थे ना। दाई अम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देविका का इलाज दाई अम्मा के बस की बात नहीं थी। काफी देर तक दोनों पक्षों में बहस चलती रही। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने जो फैसला लिया उसके लिए तो देविका पहले से ही तैयार थी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने यह फैसला किया है कि सारी गलती महिलाओं की है। अगर वो अपने अपने पतियों से माफ़ी मांग लेती है और वादा करती है कि भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगी, तो वो घर के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। हमें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है। हमने कोई गलती नहीं की जो हम माफ़ी मांगे। और किस बात का वादा करें हम? हमने देविका की जान बचाई है, तो आप हमसे भविष्य में किसी की जान न बचाने का वादा ले रहे हैं क्या? अगर तुम्हें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है तो तुम सबको घर में नहीं पुरानी हवेली में रहना होगा, जो अब खंडहर बन चुकी है। यह खंडहर तुम्हारे घर के सामने ही है। सरपंच जी, आपका फैसला सही नहीं है। एक बार और सोच लीजिए इस फैसले के बारे में। ओ शहर की छोरी, 4 किताबें क्या पढ़ ली, हमें सही गलत का पाठ पढ़ाएगी? तुझे पता नहीं कि पंचायत का फैसला यहाँ सदियों से चलता आया है और लोग उसी को मानते आए हैं। अच्छी तरह जानती हूँ सरपंच जी। अगर मैं चाहूँ तो आपके इस फैसले को कोर्ट की चौखट तक ले जा सकती हूँ। पुलिस को बुलाकर अभी घर के अंदर जा सकती हूँ। पंचायत और घर के आदमियों की शिकायत पुलिस में कर सकती हूँ और अपने बच्चे को उसका हक दिलवा सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं उसी खंडहर में रहूँगी और इस गांव के आदमियों को दिखा दूंगी कि औरत खंडहर को भी महल बना सकती है, और वो भी बिना किसी आदमी की मदद के। सारे गांव की औरतें देविका की बातें सुनकर हैरान हो जाती है।
उनका जीवन घूंघट और घर के चार दीवारी के बीच में ही था। कोई औरत अपने हक के लिए पंचायत से भी टकरा सकती है, ये बात उन्होंने पहली बार सुनी थी। अब देविका घर की औरतों के साथ खंडहर में चली जाती है। माँ जी, ये खंडहर तो काफी पुराना है। भाभी, खंडहर पुराने ही होते हैं। मुझे तो डरावना भी लग रहा है। मैं डर की वजह से कभी इस खंडहर के आसपास भी नहीं आई, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन इसी में रहना पड़ेगा। ये तो टूटा फूटा भी पड़ा है। माँ जी, एक काम करते हैं, ये खंडहर तो काफी बड़ा है, इसलिए एक हिस्से की साफ सफाई करके उसे ही रहने लायक बना देते हैं। बाद में धीरे धीरे पूरा खंडहर ठीक कर लेंगे। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। विमला भाभी और मैं इस खंडहर के टूटे हुए हिस्सों पर मिट्टी और ईंटें लगा देते हैं। सुजाता और विना, तुम साफ सफाई कर लो। सभी औरतें मिलकर खंडहर के एक हिस्से को सुधारना शुरू कर देती है और काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद वो उस हिस्से को काफ़ी हद तक अच्छा कर लेती हैं। और इसी तरह रात हो जाती है। सभी औरतें बैठकर बात करती है। माँ, हमने इस खंडहर को घर तो बना दिया है, लेकिन ये घर चलेगा कैसे? हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। और हम सब तो बड़े हैं, गर्मी सर्दी भूख कुछ भी आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन देविका का बेटा बहुत छोटा है, उसे तो हमें अच्छी तरह से पालना होगा ना। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आगे हमें क्या करना चाहिए। कम्मू और मैं मिलकर मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन बना देते हैं। कुछ दिन के लिए खाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खेत और बाग बगीचे आसपास ही हैं, कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सब लोगों को आता क्या है? मतलब कोई ऐसा काम जिसका आपको शौक हो, जो आपने बचपन से किया हो। बहू, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? माँ जी, बहुत कुछ चल रहा है। बस अब हमारा सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने लिए अच्छे से अच्छा क्या काम कर सकते हैं। आप सब हिम्मत से और समझदारी से काम लो, फिर देखना हम इस खंडहर को भी महल बना देंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। देविका सभी को समझा रही थी, तभी उसका बेटा रोने लगा। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसे चुप कराने लगी। अब देविका के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरह से ससुराल की औरतों को आत्मनिर्भर बनाए और किस तरह से अपना घर चलाए। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आप बताइए, देविका और घर की सभी औरतों ने अपने पतियों से माफी ना मांगकर सही किया या गलत? क्या उनका खंडहर में रहने का फैसला सही था? अब देविका को क्या कदम उठाना चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताना। हमारी कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे बिद्दू, आज घर में बहुत काम है, आज तुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दादी, आज तो स्कूल में मेरा टेस्ट है। अरे एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो ऐसी कौन सी तेरी कलेक्टर की पढ़ाई छूट जाएगी। वैसे भी मैं देख रही हूँ आजकल तो बड़ी ढीठ हो गई है। अपनी दादी की बातें सुनकर बिंदु नाराज हो जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बिंदु, इतनी छोटी बात पे मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। लड़कियों को तो घर के काम काज सीखना चाहिए। अरे बहू, रमेश के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। कम से कम तू तो मेरी बात समझती है। अच्छा, मेरी पूजा का समय हो गया है, मैं पूजा करने जा रही हूँ। इतना कहकर रमेश की माँ वहां से चली जाती है। इस तरह बिंदु की दादी और माँ दोनों अक्सर उसे घर के कामों में ही उलझा कर रखते थे। कुछ दिनों के बाद राजू और बिंदु के 10वीं के रिजल्ट्स आते हैं। दोनों बच्चे दादी को अपना अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। शाबाश मेरे लाल, तू तो बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ है। तभी बिंदु कहती है, दादी मैं भी अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। रमेश की माँ बिंदु को अनदेखा करते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अभी यहाँ खड़ी क्या कर रही है? सुन लिया मैंने, जाकर मेरे लिए चाय बना कर लिया। बिंदु उदास होकर चाय बनाने किचन में चली जाती है। तभी राजू कहता है,
दादी, मैं क्रिकेट के कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहता हूँ। अरे वाह राजू बेटा, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कही। तू कल ही अपना एडमिशन करा ले, जितनी भी फीस होगी मैं दे दूंगी। अरे एक दिन मेरा पोता विराट कोहली बनेगा। इस तरह अक्सर रमेश की माँ अपनी पोती बिंदु के साथ दुर्व्यवहार करती थी। कुछ दिनों के बाद रमेश की माँ और उसकी पत्नी दोनों सास बहू मिलकर राजू का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देते हैं, लेकिन बिंदु का एडमिशन नहीं करवाते। इस बात से नाराज होकर बिंदु अपनी दादी से कहती है, लेकिन दादी, मुझे भी आगे की पढ़ाई करनी है। अरे क्या करेगी आगे की पढ़ाई लिखाई करके, हैं? आज से ये पढ़ाई का भूत अपने दिमाग से उतार दे। इतना कहकर रमेश की माँ वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से बिंदु की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाती है और उसकी दादी उससे घर के सारे काम करवाना शुरू कर देती है। इस तरह उसका सारा दिन घर के कामों में ही बीत जाता था। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रमेश छुट्टियों पर घर आता है। बिंदु को घर के काम करते हुए देख उससे कहता है, अरे बिंदु बेटा, तुम स्कूल नहीं गई? पिताजी, दादी ने मेरा एडमिशन कराने से मना कर दिया है। वे कहती हैं घर पे रहकर घर के काम करना सीख। अपनी माँ का ये बर्ताव देख रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये तुमने क्या किया? आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल में बिंदु का एडमिशन क्यों नहीं करवाया? अरे बेटा, लड़की जात है, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? वैसे भी शादी के बाद तो इसे घर के ही काम करने हैं ना। तुम किस जमाने में जी रही हो माँ? अगर कल्पना चावला के घर वाले भी तुम्हारी सोच के होते तो क्या वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर पाती? इसका स्कूल छुड़वाकर तुम इसका भविष्य बर्बाद कर रही हो, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। बिंदु बेटा, कल ही तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। तुम जितना चाहे उतना पढ़ो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने पिता से हौसला पाकर बिंदु खुश हो जाती है और कहती है, जी पापा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। ये हुई ना बात, शाबाश मेरी बेटी। शिक्षा, लड़का हो या लड़की, हमें दोनों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। कामचोर बहू। कांता बहन की 2 बहुएं थी, बड़ी कल्पना और छोटी प्रिया। कल्पना का जैसा नाम वैसा ही काम। सारा दिन कल्पनाओं में रहती, ना कोई काम करती ना कोई धाम। अरे कल्पना बहू, जरा अच्छी सी चटनी पीस दे, आज कुछ मजेदार खाने का मन है। पेट में जलन हो जाएगी माँ जी बुढ़ापे में, और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है, अब प्रिया को ही बोल दो। इतना कहकर कल्पना वहां से चली जाती है। कांता कल्पना के ऐसे रवैये से काफी परेशान रहती हैं। मैं बना देती हूँ माँ चटनी। ऐसा बोलकर प्रिया माँ को चटनी बनाकर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहां कल्पना आ जाती है। अरे वाह चटनी, जरा चख कर तो देखूं, बड़े दिन हो गए। अरे नहीं बहू, तू तो रहने ही दे चटनी खाना, पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हंसने लगते हैं। कल्पना सारा दिन या तो मोबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती। उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता। एक दिन कल्पना का पति अशोक उससे कहता है, अरे कल्पना, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है, तुम तो इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो? देखो सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। ज्यादा अपनी माँ का बोल ना बोलो। हाँ, कमरा तुम्हारा भी तो है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर अशोक वहां से चला जाता है। कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती। इससे कांता बहन काफी परेशान रहती। एक दिन प्रिया कांता से कहती है, माँ, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। आप कल्पना दीदी से कहिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले,
मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूंगी। हाँ। अरे तू वो भी ना करना, एक बहू तो कामचोर थी ही, दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। तभी वहां प्रिया का पति रमेश आ जाता है। माँ मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती, प्रिया सारा दिन घर और रसोई का काम करती है, अब कुछ करो ना माँ। कांता मन में कुछ सोचती है और कल्पना के पास जाती है। कल्पना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। कल्पना, तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो, घर का कोई काम भी कर लिया करो। प्रिया सारा दिन काम करके थक जाती है, आज से मैंने फैसला किया है, एक वक्त का काम तुम करोगी, सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया। आप लोगों ने काम को हवा बना रखा है। अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा प्रिया की तारीफ मत करिए मेरे सामने, बड़ी बहू तो मैं ही रहूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए, रसोई में आ जाना, वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कल्पना रसोई में नहीं आती है। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, अरे भूख लगी है, आज खाने में क्या है। इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, पता नहीं कहाँ है सब। कल्पना को घर में कोई नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है जहां बड़ा सा ताला लगा होता है। अरे रसोई में ताला, ओ मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है। तभी घर के सारे सदस्य बाहर से वापस आते हैं। वाह माँ जी, मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। मेरे मुंह में तो अभी भी स्वाद आ रहा है। अरे कल्पना, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे ही रह जाते। कल्पना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ, मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी। कल्पना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करने की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी। उसी के सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर कल्पना को जैसे तैसे ही खाना बनाकर खाना पड़ता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। माँ, दीदी आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी कामचोर कहीं की, पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे। कल्पना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है। हाय मेरा दर्द, पेट दर्द के मारे मर रही हूँ मैं। अरे दीदी क्या हुआ, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, डॉक्टर को दिखाया आपने? माँ। कल्पना खड़ी होती है और माँ जी के पास आती है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं सारे काम में मदद करूंगी, कभी आलस और काम चोरी नहीं करूंगी। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया जो तू काम करने को तैयार हो गई, कामचोर कल्पना। माँ, लगातार बासी और उल्टा पुल्टा खाना खाने के कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम न करना पड़े इसलिए मैं 2 दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी। बासी और खराब खाना खाने के कारण लेने के देने पड़ गए। पेट में दर्द हो रहा है। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। शहर आई देहाती बहू। हाल ही में रोहन की शादी निर्मला नाम की लड़की से हुई थी। निर्मला गांव की लड़की थी। रोहन के पिता और निर्मला के पिता दोनों बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन में ही एक दूसरे से वादा कर लिया था कि दोनों बच्चों के बड़े होते ही उनकी शादी करवा देंगे। इसलिए वादे के अनुसार रोहन के पिता निर्मला को अपनी बहू बनाकर घर ले आते हैं। निर्मला अपने साथ अपनी गाय भी लेकर आ जाती है और उसे घर के आंगन में बांध देती है। अरे ये क्या माँ, भाभी तो गाय भी लेकर आई है हमारे घर में। अभी घर में गाय बंधी देखकर आस पड़ोस के लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना।
हाँ बेटा, तू ठीक कहती है, लेकिन क्या करूं मैं। तू तो जानती है तेरे पिता किसी की नहीं सुनते। अरे ये क्या निर्मला, तुम अपने साथ गाय क्यों लेकर आई हो? आपके शहर में पैकेट वाला मिलावटी दूध मिलता है ना, लेकिन मुझे तो रोज ताजा दूध पीने की आदत है। गाय लाकर मैंने ना बहुत अच्छा किया है। अब हम सब रोज ना गाय का ताजा ताजा दूध पियेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी गाय की वजह से आस पड़ोस के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, मैं सब देख लूंगी, आप चिंता ना करें। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चल बहू, आज हमें बाजार से सब्जी खरीदने जाना है। उसके बाद सुनीता निर्मला को बाजार में ले जाती है। सब्जी के महंगे दाम देखकर निर्मला के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या माँ जी, 1000 रुपये की सब्जी, ये तो बहुत ही ज्यादा है। अब क्या करे बहू, शहर का तो यही हाल है। ना ना ना, मैं इस तरह पैसों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब से ना हम इस बाजार से सब्जी नहीं खरीदेंगे। हाँ। फिर अगले दिन निर्मला घर के आंगन की मिट्टी खोद कर वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगा देती है। अरे काव्या, तेरी भाभी तो बहुत अजीब है। उसने तेरे पूरे आंगन को खेत बना कर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग इस लड़की को कहाँ से पकड़ कर लाए हो। अरे सब मेरे पिताजी का किया धरा है। सालों पहले अपने दोस्त से किए वादे के चलते उन्होंने उस गवार को हमारे गले बांध दिया। अरे तेरी भाभी सच में एक नंबर की गंवार है। उसे तो ढंग के कपड़े पहनने तक नहीं आते, ऊपर से उसने तेरे घर को गांव का तबेला बनाकर रख दिया है। उन औरतों की बातें सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने भाई रोहन से इस बात की शिकायत करने लगती है। रोहन निर्मला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निर्मला के आगे उसकी एक नहीं चलती। फिर एक दिन रोहन निर्मला को एक शादी में ले जाता है। सभी मेहमान खाना खाने में व्यस्त थे। उधर रोहन भी अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगता है। तभी निर्मला तंदूरी चिकन के स्टॉल से ढेर सारे लेग पीस उठाकर अपने पर्स में डालना शुरू कर देती है। घर जाने के बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी और कल सुबह मैं चीज़ सिखाऊंगी। फिर खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी दुल्हन का भाई उन्हें रोक लेता है। अरे ये सब क्या है? मैंने यहाँ खाना खाने के लिए सबको बुलाया था, खाना चोरी करने के लिए नहीं। तुमने पर्स में जो चिकन के लेग पीस छुपा रखे ना, चलो बाहर निकालो उन्हें। दुल्हन का भाई फौरन निर्मला से पर्स छीनकर सारे लेग पीस बाहर निकाल लेता है। मैंने इतना खर्चा करके खाने पीने का इंतजाम किया है और तुम हो कि यहाँ से खाना चोरी करके ले जा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वहाँ मौजूद सभी लोग निर्मला को भला बुरा कहने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख रोहन दुल्हन के भाई से माफ़ी मांगकर निर्मला को घर ले आता है। निर्मला, आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। आखिर तुम्हें चिकन के पीस चुराने की ज़रूरत क्या थी? मुझे माफ़ कर दीजिए रोहन जी। दरअसल ना, हमारे गांव में जब भी शादी होती थी तब मैं और मेरी सहेलियाँ इसी तरह शादी से ढेर सारा खाना लेकर आते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी ना करेंगे। इतना कहकर निर्मला रोने लगती है। निर्मला को रोते देख रोहन का दिल पिघल जाता है और उसे माफ़ करके गले लगा लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोहन उदास होकर घर लौटता है। रोहन के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। अरे बेटा, ये सब क्या है? किसी के साथ मारा पीटी हो गई है क्या? नहीं माँ, आज हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। म्यूनसिपालिटी वालों ने हमारी दुकान तोड़ दी। आज से हमारी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। हे भगवान, हमने तो किस्त पर ढेर सारा सामान ले रखा है। अब हम सारे सामान की किस्त कैसे चुकाएंगे? मेरी तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। पता नहीं आगे हमें और कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आप सबको ना चिंता करने की जरूरत ना है, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो कहना क्या चाहती है बहू? हम ना बोल कर नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। हाँ। उसके बाद निर्मला अपने पिता को फ़ोन करके गांव से 5 गाय मंगवा लेती है और फिर अगले दिन निर्मला सभी गायों का दूध निकाल कर बड़े बर्तन में भर लेती है। तुम ये सब क्या कर रही हो निर्मला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ना इन गायों का दूध बेचने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। भाभी दूध वाली बनकर दूध बेचेंगी तो मोहल्ले में इज्जत क्या रहेगी हमारी? सभी लोग हमें तरह तरह के ताने मारेंगे।
आप ना ऐसी बेकार की बातें ना करो काव्या जी। जब जेब का पैसा और पेट की रोटी छिन जाती है तो इंसान पहले अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और वैसे भी जिस काम से हमारा घर चले उसकी कभी ना बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर निर्मला दूध के 2 बड़े बर्तन साइकिल के दोनों तरफ लटकाकर मोहल्ले में घूमने लगती है। दूध ले लो, दूध, गाय का ताजा ताजा दूध ले लो, बिना मिलावट का शुद्ध दूध ले लो, चलो चलो आओ भाई जल्दी ले लो। तभी निर्मला के पास कुछ औरतें आती हैं। अरे तुम तो सुनीता की बहू हो ना, तुम इस तरह सड़क पर दूध क्यों बेच रही हो? निर्मला उन दोनों औरतों को अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। देखिए, मैंने ना अभी अभी गाय का ताजा दूध निकाला है। आप सब तो रोज पैकेट का दूध पीती हो, आज गाय का ताजा दूध पी कर देखिए, इसकी ना बात ही कुछ और है। हाँ बहू, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। लाओ, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। उस औरत की देखा देखी बाकी औरतें भी निर्मला से दूध खरीदना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में निर्मला सारा दूध बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद निर्मला घर जाकर सारे पैसे अपनी सास को पकड़ा देती है। अरे बहू, इतने सारे पैसे! सच में तेरा आइडिया तो काम कर गया। अरे माँ जी, आप तो बस देखती जाइए, कुछ ही दिनों में मैं अपने घर की सारी समस्या खत्म कर दूंगी। हाँ। फिर अगले दिन से निर्मला गायों के गोबर से ढेर सारे उपले तैयार करके बेचना शुरू कर देती है। निर्मला को पैसे कमाते देख रोहन के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो भी दूध बेचने का फैसला करता है। निर्मला के कहने पर उसके पिताजी कुछ और गायों का बंदोबस्त कर देते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर दूध बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों में उनका दूध का व्यापार खूब फल फूल जाता है। इसके चलते रोहन एक बड़ी दूध की डेयरी भी खोल लेता है। पिताजी, जब आपने निर्मला से मेरी शादी करवाई थी तब मैं मन ही मन आपको कोसा करता था, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि आपका फैसला बिल्कुल सही था। आज अगर निर्मला ना होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। हमारी बहू ने तो हमें उजड़ने से बचा लिया। भगवान ऐसी बहू सबको दे। इस तरह निर्मला की समझदारी के चलते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। गांव की बहू। क्या सावित्री, मैंने सुना है कि मालती की बहू ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया है। अब क्या कहूँ, आजकल की बहुओं का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दें। मालती की बहू को देखकर कौन कह सकता था कि वो ऐसी निकलेगी। तू सही कहती है, आजकल की बहुओं को देख मुझे तो बड़ा डर लगता है। कहीं मेरी बहू भी ऐसी निकल गई तो। नहीं, मैं तो गांव की सीधी साधी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। इस तरह एक दिन गायत्री अपने बेटे की शादी गांव में रहने वाली मीना नाम की लड़की से करवा देती है। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता और चाय। अरे वाह बहू, सच कह रही हूँ, जब से तू इस घर में आई है मुझे तो बड़ा आराम है। तेरे जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। का माँ जी, अब इतनी भी तारीफ मत करिए ना। धीरे धीरे मीना गायत्री की चहेती बन जाती है और मीना भी गायत्री को कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी। फिर एक दिन, ये ले बहू, आज मैं बाजार से तेरे लिए साड़ी लाई हूं। साड़ी देखते ही मीना का मुंह लटक जाता है। का माँ जी, ये भी कोई साड़ी है? ना, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे लाना ही था तो कोई अच्छी महंगी वाली साड़ी ले आती मेरे लिए। आप तो ये सस्ती साड़ी उठा लाई। मुझे नहीं ना चाहिए आपकी ये साड़ी, आप ही पहनिए इसे। अरे ये क्या बहू, तू तो आजकल कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। मैं इतने प्यार से तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूं और तू है कि उल्टा मुझे ही 2 बातें सुना रही है। अरे माँ जी, आप अपने लिए तो बड़ी डिजाइनदार और महंगी महंगी साड़ियां खरीदती हैं और मेरे लिए ये सस्ती साड़ी ले आई। आप समझती हैं कि मैं गांव से आई हूं इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। हाँ,
अरे कुछ नहीं, तुझे शहर की हवा लग गई है बहू। इस तरह दोनों सास बहू में रोज किसी न किसी बात पर लड़ाइयां शुरू हो जाती थीं। एक दिन गायत्री अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर चाय पर बुलाती है। अरे बहू, मेरी सहेलियों के लिए बढ़िया चाय नाश्ता तो बना दे। अरे माँ जी, अभी ना मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। चाय नाश्ता आप ही बना लीजिए। हाँ, तू कब से ब्यूटी पार्लर जाने लगी है? शहर आए 2 दिन नहीं हुए और देखो महारानी के नखरे शुरू हो गए। बस भी करिए माँ जी, आपसे बहस करने के लिए मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है। आपका क्या है, आप समझती हैं कि मैं गांव से आई हूं तो मुझे कुछ नहीं आता, और आप जो रोज रोज मुझसे मेहमान नवाजी करवाती रहती हैं नौकरानी की तरह। मीना के कमरे में जाते ही, अरे ये क्या गायत्री, तू तो अपनी बहू की बड़ी तारीफ कर रही थी, लेकिन ये तो तुझे कुछ समझती ही नहीं। भाई मुझे तो लग रहा था कि तेरी बहू गांव की है तो सीधी सादी होगी, लेकिन इसने तो शहरी बहुओं को भी मात कर दिया। हाँ। अपनी सहेलियों के सामने अपनी बेइज्जती होते देख गायत्री आग बबूला हो जाती है। अरे क्या शहर और क्या गांव, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैं इसे बहू बना के ले आई। भगवान जाने आगे और क्या क्या करेगी। अब तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, तू जरा संभल के रहना, कहीं मालती की तरह तेरा भी हाल बेहाल ना हो जाए। अच्छा, अब हम चलते हैं। अपनी सहेली की बातें सुनकर गायत्री थोड़ी घबरा जाती है। अरे ये सुशीला क्या बोलकर चली गई, कहीं इसकी बात सच ना निकल जाए। दूसरी तरफ मीना सारी बातें सुन लेती है। अगले दिन से गायत्री अपनी बहू से कोई काम करवाने से पहले 10 बार सोचती थी। ज्यादातर काम वो खुद ही कर लेती थी। अचानक अपनी सास में आए इस बदलाव को देख मीना, लाइए ना माँ जी, मैं कर देती हूँ ना काम। एक बात पूछूं माँ जी, आजकल ना आप बड़ी चुप चुप सी रहती हैं, और अब मुझसे झगड़ना तो दूर, मुझसे खुल के बात तक नहीं करती आप। कुछ नहीं बहू, ऐसे ही। मीना अपनी सास की मंशा भांप जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे माँ जी, चिंता मत करिए, मैं आपको घर से नहीं ना निकालने वाली। ये डर आप अपने मन से निकाल दीजिए। अरे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरी सासू माँ हो। मैं तो जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी माँ जी। अपनी बहू की बातें सुन गायत्री को एक प्रकार का संतोष होता है और उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। गायत्री अपनी बहू को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे गलत समझ बैठी थी। कोई बात नहीं माँ जी, ये ना घर घर की कहानी है। हाँ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? रानी बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार ठाकुर सिंह जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा जमींदार ठाकुर सिंह जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति को सुनकर रानी बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ और ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन रानी जमींदार ठाकुर सिंह के यहाँ पहुँच जाती है। अरे रानी, तुम यहाँ? कहो क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो,
खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे भी काम का क्या रह गया है, पढ़ लिख कर तो सभी ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तों को सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। जमींदार ठाकुर सिंह, ये तो बच्ची है। इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसके पिता महेंद्र साल में गेहूं ही लगता है, तो ये भी गेहूं ही लगाएगी। अच्छा रानी सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से रानी अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। रानी ने इस बार धान के बजाय प्याज की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। प्याज की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब रानी और उसके पिता दोनों खेत से प्याज की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार ठाकुर सिंह रानी के पास आता है। अरे रानी, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा, और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला का हिस्सा मेरा होगा। देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये धान की फसल नहीं है, ये तो प्याज की फसल है। अरे ये क्या रानी, इस बार तुमने प्याज लगाया है। ये तो आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। अरे लेकिन मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूँगा, जबकि सारे प्याज तो तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए लाली ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी प्याज लेकर घर आ गई और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आई। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये महेंद्रा की बेटी रानी इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गई। अरे ये महेंद्रा की बेटी मुझे क्या बेवकूफ बनाएगी, आने दो। इसे अगली बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी। शिल्पा शहर की पढ़ी लिखी और होशियार लड़की है, जिसकी शादी उसके पापा के सालों पुराने वादे की वजह से गांव के विकास से हो जाती है। शिल्पा की सास पुराने ख्यालों की होती है। अरे शहर की हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए करोगी। घर के कुछ नियम है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, मुझे रीति रिवाज से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नियम जिनका कोई मतलब ना बने, वो तो गलत है। हाय देखो तो, अरे घर आए एक दिन पूरा नहीं हुआ और सास से जुबान लड़ाना भी शुरू। नहीं हो, बहू हो, अपनी हद में रहना सीख लो। हाँ इतने में विकास भी वहां आ जाता है। माँ, मुझे लगता है शिल्पा को घर रहने की जगह दुकान चलना चाहिए। इसकी नई चीजों की समझ और सोच हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अरे बीवी के आते ही तेरे तो सुर बदल गए। अगर ये दुकान जाने लगी तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी है? लोग क्या कहेंगे? ये कहीं नहीं जाएंगे बस। हाँ माँ के आगे और कुछ बोले बिना विकास वहां से चला जाता है और सास शिल्पा को घर के कामों में लगा देती है। उसी रात विकास और शिल्पा साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, और उन्हें लोगों की इतनी चिंता क्यों है? पापा की डेथ के बाद माँ ने दुकान संभालने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उल्टी सीधी बातें सुनाकर उनका आत्मविश्वास इतना गिरा दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाई और सोचने लगी कि शायद औरतें ये सब कर ही नहीं सकती, इसलिए उनसे भी नहीं हुआ। लोगों की यही तो दिक्कत है, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में स्वाद आता है। वैसे लोग जिनसे डरते हैं ना, उन्हें ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र मत करो, मम्मी की सोच बदलने का तरीका है मेरे पास। और अगले ही दिन से शिल्पा अपनी सास की सोच बदलने और लोग क्या कहेंगे के डर को खत्म करने की जद्दोजहद में जुट जाती है। मम्मी, आपको पता है गीता बबीता
अरे जिनके ऊपर दंगल फिल्म भी बनी है। मैं फिल्म नहीं देखती। हाँ, वो हरियाणा की लड़कियां हैं, दोनों रेसलर हैं। उन्होंने जब ये शुरू किया था ना, तो लोगों ने बहुत बातें बनाई, बुरा भला बोला, मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी, ना अपने ऊपर से विश्वास खोया और ना ही हार मानी। और देखो आज किस मुकाम पर है। अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? हाँ, नहीं नहीं, बस ऐसे ही हमें अपने आसपास की खबरें तो रखनी चाहिए ना। ऐसा कहकर शिल्पा अपनी सास को सोच में डालकर वहां से चली जाती है। अब शिल्पा हर दिन दुनिया के अगेंस्ट अपनी हिम्मत से सक्सेसफुल बनने वाली लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। और माँ, आजकल बहुत चुप चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? बस कुछ सोचती रहती हैं, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों हुआ माँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे तेरी पत्नी ही दिक्कत है। मैंने क्या किया? अरे रोज मुझे कुछ समझाने के मकसद से एक नई कहानी सुनाती है, पर खुद नहीं जानती कि मुझे सब पहले से पता है। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है माँ? लोग क्या कहेंगे? अरे उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। आप ये सोचो कि उन्हें नजरअंदाज करके हम साथ मिलकर किस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। बेटे और बहू की बातों से सोच में पड़ी माँ वहां से चली जाती है। अगली सुबह सबसे पहले तैयार सास आवाज लगाकर बेटे और बहू को बुलाने लगती है। अरे कहाँ सोते पड़े हो दोनों? किसी को घर में कोई काम नहीं है क्या? हाँ, सास की आवाज सुन शिल्पा भागती हुई कमरे से बाहर निकल आती है, जिसके पीछे विकास भी बाहर आ जाता है। मम्मी आप इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? अरे किसी नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद बनता है या नहीं? मैं सीधा दुकान जाऊंगी, तुम काम निपटा कर आ जाना है। सास की बात सुन शिल्पा और विकास खुशी से फूले नहीं समाते। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। पूरा परिवार मिलकर दुकान पर काम करने लगता है, जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं, तो शिल्पा काम को ऑनलाइन डाल शहर और इंटरनेट का काम संभालने लगती है, जिसे देख गांव में लोगों के बीच गॉसिप शुरू होते देर नहीं लगती। और क्या विकास भाई, अकेले काम संभल नहीं रहा था तो नौकर रख लेते, और तो को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इन्हें घर में जो काम बोलो वो तो सही से करती नहीं, यहाँ आकर तो तुम्हें डुबा ही देंगी। अरे भाई साहब, अगर आपके घर की औरतें सही से काम नहीं करती ना, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ आपकी पंचायत के लिए किसी के पास समय नहीं है। हाँ, करारा जवाब सुन बातें सुनाने आए लोग मुंह लटकाए उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। वाह मम्मी, ये तो अब दोबारा कभी भूल कर भी यहाँ नहीं आएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे बहुत हुआ, हाँ काम पर लगो चलो। तीनों आपस में काम बांटकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह दिनों के साथ महीने बीतते हैं, जिसमें शिल्पा की पढ़ाई, विकास की मार्केट स्किल और सास की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनकी दुकान बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस बन जाता है, जो गांव के साथ साथ शहर में भी अच्छा खासा मशहूर हो जाता है। अरे सच ही कहते थे तुम दोनों, लोगों का तो काम ही होता है कहना। अब हमें सुनना है या नजरअंदाज करना है वो तो हमारे ऊपर है। हाँ, आपकी शुरुआत में गालियां और आसमान छूने पर तालियां, ऐसे लोगों का तो काम ही है पलटना। इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर बातें बन रही है तो समझ जाओ कि रास्ता सही है।